कहानी की शुरुआत हिबिकी नाम के एक लड़के से होती है जो एक खाली घाटी में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, जबकि एक सींग वाला खरगोश उसका पीछा कर रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो इस हालत में कैसे फंस गया या आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है। इसलिए ये पूरी घटना उसे एकदम अचानक और अजीब लगती है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर ये किस तरह का जीव है। तभी अचानक उसे एक कोमल सी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस जीव को देखती है और हिबिकी को बताती है कि ये लेवल 1 का सींग वाला खरगोश है। हिबिकी को नहीं पता कि ये आवाज किसकी है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो कहीं न जाए क्योंकि वो बहुत डरा हुआ है। अचानक वो खरगोश उस पर छलांग लगा देता है, लेकिन हिबिकी फुर्ती से एक तरफ हट जाता है और सीधे उस खरगोश के ऊपर जा गिरता है, जिससे दबकर वो खरगोश मर जाता है। इसी बीच जंगल के काफी अंदर एक एलफ लड़की पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे एक अनजान पुरुष की आवाज सुनाई देती है जो उसे रास्ता दिखाते हुए कहती है कि वो पूरब की ओर ही बढ़ती रही है। उधर हिबिकी को इस बात से थोड़ी राहत मिलती है कि वो सींग वाले खरगोश के हमले से बच गया, लेकिन उसे अब भी ये नहीं पता कि वो कहाँ है या वो आवाज किसकी थी। इसके अलावा जब वो अपना फोन देखता है तो उसमें बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे हैं। इससे मदद के लिए किसी को फोन करने की उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उसे डर लगने लगता है कि कहीं वह अपना मानसिक संतुलन ही ना खो बैठे। वो ये तय करता है कि वह आवाज असल में थी ही नहीं, बल्कि उसे बस चीजें सुनाई देने का भ्रम हो रहा था। उसे थोड़ी भूख लगने लगती है और वो सींग वाले खरगोश को खाने के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत ही अपना ये विचार बदल देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे खाना सुरक्षित भी है या नहीं। तभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है और उस मरे हुए खरगोश के शरीर को देखकर हिबिकी को बताती है कि ये सींग वाला खरगोश असल में एक ग्रेड वाली स्वादिष्ट चीज है, जिसे स्ट्यू में डालकर बनाया जाए तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। ये सुनकर हिबिकी तय करता है कि फिलहाल वो उस खरगोश को अपने साथ ही रख लेगा, भले ही उसे ये सोचकर थोड़ी घिन क्यों ना आ रही हो। वह उस अजीब आवाज के बारे में और गहराई से सोचने लगता है और उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि वह आवाज सिर्फ तभी सुनाई देती है जब वो कोई सवाल पूछता है। इसलिए वह अलग अलग चीजों के बारे में पूछकर उस आवाज को आजमाना शुरू कर देता है, जैसे कि वो अपने बैकपैक के बारे में पूछता है। आवाज उसे जवाब देती है कि यह थैला ऐसे पदार्थों से बना है जो इस दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। वह इसी तरह अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और हर बार वो आवाज उसे पूछे गए सवाल के बारे में एकदम साफ और सटीक जानकारी देती रहती है। यह महसूस करते हुए हिबिकी सोचता है कि क्या वो आवाज उसके बारे में भी जानकारी दे सकती है। इसलिए वो पूछता है और उसके सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। वे सब कुछ ध्यान से देखता है और पाता है कि उसका नाम और उम्र जैसी सारी जानकारी बिल्कुल सही है। लेकिन जिस बात से वो हैरान रह जाता है वो ये है कि उसकी जॉब के तौर पर प्राइजर प्रोविजनल लिखा हुआ है, जिसका उसे कोई मतलब समझ नहीं आता क्योंकि अब तक तो वो एक हाई स्कूल के छात्र की तरह ही एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर वो उस आवाज से पूछता है कि वो कौन है। जवाब में वो आवाज बताती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन वो कोई भी ऐसी जानकारी साझा नहीं कर सकती जिसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन माना जाता हो। हिबिकी को यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन जिस बात से उसका हौसला थोड़ा बढ़ता है वह ये देखकर कि उसके पास सीखने के लिए कितनी सारी स्किल्स मौजूद है। उसे लगता है कि एक्सपर्ट स्किल काफी दिलचस्प है और वह तुरंत उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो तय करता है कि वो पहले ट्यूटोरियल शुरू करेगा क्योंकि वो ज्यादा आसान लगता है, लेकिन तभी वो आवाज फिर से बोल पड़ती है और उसे बताती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है। हिबिकी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, इसलिए वे उस बात को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और वर्ल्ड मैप स्किल आजमाता है। ऐसा करते ही उसके सामने एक होलोग्राफिक डिस्प्ले उभर आता है। वो उसे ध्यान से देखता है और उसे एहसास होता है कि ये असल में कोई मैप नहीं है, ये तो बस उस रास्ते को दिखा रहा है जिस पर वो पहले ही चल चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वो पूरे समय एक ही जाल चुका है पर गोल घूम रहा था। ये बात साफ हो जाने के बाद वो उस डिस्प्ले की मदद से खुद को रास्ता दिखाता है और आगे बढ़ता रहता है। सूरज डूबने के समय उसे अपने नीचे एक सड़क दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है और ठोकर खाकर सीधे पत्थर के रास्ते पर मुंह के बल गिर पड़ता है। जैसे ही वह उठकर बैठता है वह आवाज घोषणा करती है कि उसे अभी अभी कास्टअवे इन नाइट स्काई नामक एक नया टाइटल मिला है। हिबिकी ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि उसके सामने इससे भी बड़ी चिंताएं मौजूद है। जब एक विशालकाय राक्षस उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी न जाने कहां से एक मैजिक अरो आता है और उस राक्षस को पल भर में ढेर कर देता है। वो हैरानी से उस तरफ देखता है और पाता है कि यह कमाल पास ही एक चट्टान पर खड़ी एक एल्फ गर्ल ने किया था। ठीक इससे पहले कि हिबिकी उस लड़की से बात कर पाता, हिबिकी द्वारा अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की का शुक्रिया अदा करने के बाद वह लड़की अपना परिचय एमेलिया के रूप में देती है। हिबिकी उसकी कानों की तरफ एक नजर डालता है और सोचता है कि वो एक एल्फ जैसी दिख रही है, इसलिए वो उससे कहता है कि उसे उसका कॉस्प्ले बहुत पसंद आया। अमेलिया को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि वो मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था और हिबिकी बस इतना बताता है कि वो वहां अचानक से कहीं से आ गया था, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। फिर वो आवाज अमेलिया का पूरा अपराजल करती है और हिबिकी ये जानकर चौंक जाता है कि वो सचमुच की एक एल्फ है। वो उसके स्टार्स को थोड़ा और ध्यान से देखता है और उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि उसकी असल उम्र 56 साल है। अमेलिया उसे समझाती है कि मेज ईटर ग्रासलैंड असल में एक राक्षस है जो खुद को एक खुले मैदान के रूप में छिपा कर रखता है। ये सीधे हमला नहीं करता,
बल्कि बस अपने शिकार का इंतजार करता है कि वो भटकते भटकते थक जाए और फिर उसे खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को एहसास होता है कि वो खाए जाने से कितना बाल बचा था। फिर अमेलिया हिबिकी को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि एक छोटे लड़के के हिसाब से उसने काफी अच्छा मुकाबला किया। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि हिबिकी करीब 10 साल का है, लेकिन जब हिबिकी उसे बताता है कि वो 16 साल का है तो वो तुरंत उसे छोड़ देती है और कहती है कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी उम्र का कोई लड़का इतने छोटे शरीर में हो सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वे अपना कैंप लगाते हैं, जहां हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में जैसे ही कोई 15 साल का होता है उसे वयस्क मान लिया जाता है। रात के खाने में सींग वाला खरगोश खाने के बाद हिबिकी अमेलिया से पूछता है कि वे असल में कहाँ है। ऐसा सवाल सुनते ही वे तुरंत अपने मुंह की चाय सीधे हिबी के चेहरे पर थूक देती है। फिर वो माफी मांगते हुए कि वे हबराइयां राज्य में हैं। हिबिकी उसे बताता है कि उसे इस बारे में पता नहीं होगा क्योंकि वो जापान से आया है, लेकिन अमेलिया ने जापान के बारे में कभी सुना ही नहीं था, जिसे हिबिकी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये सच में कोई दूसरी दुनिया है। अमेलिया को लगता है कि घर से इतनी दूर होने की वजह से हिबिकी अकेला महसूस कर रहा होगा, इसलिए वो उससे कहती है कि कल वो उसे शहर ले जाएगी और हिबिकी इस बात के लिए उसका शुक्रगुजार होता है। जब हिबिकी सो रहा होता है तो अमेलिया उसे देखती रहती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि हिबिकी ही वो कीमती चीज है जिसके बारे में उस आत्मा ने उसे बताया था। और थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। हिबिकी को अपने पिछले जीवन के सपने आने लगते हैं और उसे अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों अमेन, कायोयुको और टिकी के साथ बिताए कुछ प्यारे पल याद आते हैं। ये पल उस डाइनर के थे जहां अमेन काम करता था। ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे। भले ही वे 16 साल का होने के बावजूद उसके छोटे कद का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। उसके बाद उसका सपना उस घटना पे चला जाता है कि वो इस दुनिया में कैसे पहुंचा। वे स्कूल का आखिरी दिन था। गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले हिबिकी अभी क्लासरूम में घुसने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी की चमक उसे अपनी चपेट में ले लेती है और अगली ही पल वो यहां पहुंच जाता है। वो सपने से जागता है। वो सोचता है कि इस समय उसके दोस्त उसके लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और उसे ऊपर कुछ चमकती हुई हरी आकृतियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। वो आवाज उन्हें देखती है और बताती है कि ये एक खास सुरक्षा कवच है जिसे अमेलिया ने इस इलाके की निगरानी के लिए लगाया है। वो ये बात समझ जाता है और मान लेता है कि इस दुनिया में जादू सच में होता है, जिसका मतलब है कि वो सचमुच किसी दूसरी दुनिया में है। वो अपनी स्थिति की जांच करने का फैसला करता है और उस आवाज से पूछता है कि ये प्राइजर प्रोविजनल होने का असल मतलब क्या है। वह आवाज समझाती है जो उसे भगवान ने सौंपा है। इसके साथ मूल्यांकन करने की क्षमता भी मिलती है, जिसे वो किसी भी लक्ष्य की क्षमताओं और विशेषताओं की पहचान कर सकता है। हालांकि इसके साथ कोई भी कॉम्बैट कैरी नहीं मिलते, इसीलिए इसे नॉन कॉम्बैट काम की श्रेणी में रखा गया है। हिबिकी अभी भी इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने बस वापस सो जाने का फैसला किया। अगली सुबह अमेलिया जागी और सोचने लगी कि उसने पिछले दिन हिबिकी को कैसे बचाया था और उसके साथ पूरी रात यहीं बाहर बिताई थी। थोड़ी देर बाद हिबिकी भी जाग गया और वे दोनों सड़क पर निकल पड़े और पास के शहर लेल की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे जंगल से गुजर रहे थे, अमेलिया ने हिबिकी को बताया कि उन्हें वहां पहुंचने में लगभग 1.5 दिन लगेंगे। उसने ये भी बताया कि इस इलाके में मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उसे चिंता न करने को कहा क्योंकि वो उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ है। वे इस बात से प्रभावित हुई कि हिबिकी उन राक्षसों को महसूस भी कर पाया और हिबिकी ने उसे बताया कि ये सब उसके वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से मुमकिन हुआ। अमेलिया ये सुनकर हैरान रह गई कि उसके पास वर्ल्ड मैप स्किल है क्योंकि इसकी रैटी रैंकिंग AAA, लेकिन जब हिबिकी ने उसे बताया कि वो एक अप्राइजर प्रोविजनल है तो वो ज्यादा प्रभावित नहीं लगी और उसने इसे किसी मजाक की तरह लिया। हिबिकी को समझ नहीं आया कि वर्ल्ड मैप स्किल इतनी बड़ी बात क्यों है, जबकि ये बस इतना दिखाता है कि वो कहाँ गया है और क्या आसपास कोई राक्षस है। अमेलिया ये देखकर दंग रह गई कि हिबिकी ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि जिंदा रहने के लिए ये स्किल कितना ज्यादा काम का है। फिर हिबिकी ने अपना वर्ल्ड मैप खोला और पूछा कि क्या आसपास कोई खतरा है। मैप ने संकेत दिया कि इस इलाके में एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट मौजूद है। ये सुनकर अमेलिया की आंखें चमक उठी क्योंकि क्रिस्टल सींग वाले खरगोश बहुत ही दुर्लभ होते हैं और उन्हें आसानी से 200 सोने के सिक्कों तक में बेचा जा सकता है। उसने तुरंत हिबिकी को पकड़ा और उससे कहा कि वो उसे सीधे उस खरगोश के पास ले चले। वे क्रिस्टल सींग वाले खरगोश का दूर से पीछा करते हैं और अमेलिया अपने जादू का इस्तेमाल करके उनकी आवाज और गंध को छिपा देती है ताकि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। हिबिकी ये देखकर हैरान रह जाता है और अमेलिया से कहता है कि वे कमाल की है, लेकिन अमेलिया उसे तुरंत जवाब देती है कि असल में तो हिबिकी कमाल का है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड मैप का स्किल है और कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे पाकर खुद को खुशकिस्मत समझेगी क्योंकि अप्रेजल का काम लड़ाई झगड़े वाला नहीं होता। अगर वो कभी किसी पार्टी में शामिल होता तो वो लड़ाई का सारा जिम्मा दूसरों पर छोड़ देता, जबकि खुद पीछे रहकर उन्हें मदद पहुंचाता। अमेलिया सच में हिबिकी के साथ मिलकर एक पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं दिखाना चाहती कि वो इसके लिए बहुत ज्यादा बेताब है। इसलिए वह तय करती है कि वो बस अपने स्किल का प्रदर्शन करेगी और हिबिकी को ही उससे पार्टी में शामिल होने के लिए कहने का मौका देगी। वह अपना धनुष उठाती है और तीर चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हिबिकी देखता है कि उसके पास तो कोई तीर ही नहीं है। अमेलिया बताती है कि उसका काम स्पिरिट आर्चर का है, जिसका मतलब है कि वो हवा से तीर बनाकर उन्हें चला सकती है। वह एक स्पिरिट तीर सीधे उस खरगोश पर चलाती है, लेकिन खरगोश ठीक आखिरी पल में खुद को बचा लेता है, जिससे अमेलिया हैरान रह जाती है।
अमेलिया को लगता है कि अब उसे पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसके पास बचने का एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से वो बहुत तेजी से हमलों से बच निकलता है। लेकिन जिस पल हिबिकी को पता चलता है कि हमला करते समय खरगोश अपने बचाव वाले स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगर वो खरगोश को अपनी तरफ खींच लाने में कामयाब हो जाता है तो अमेलिया को उस पर निशाना लगाने का एक साफ मौका मिल जाएगा। अमेलिया को यकीन नहीं होता कि इतना सीधा सादा सा प्लान भी काम कर जाएगा, लेकिन हिबिकी उससे कहता है कि वो चिंता न करे, क्योंकि जब उसने खरगोश का मूल्यांकन किया था तो उसे पता चला था कि वो ज्यादा होशियार नहीं है। जब खरगोश खुले मैदान में होता है तभी अचानक उसके सामने पत्थरों की एक दीवार खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है। फिर उसकी नजर एक चट्टान पर लेटे हुए हिबिकी पर पड़ती है और वो बिना कुछ सोचे समझे हिबिकी के जाल में फंस जाता है। जैसे ही वो हमला करने के लिए हिबिकी की तरफ झपटता है, अमेलिया अपना निशाना साधती है और पलक झपकते ही उसे मार गिराती है। अमेलिया को सच में हैरानी होती है कि यह तरकीब सचमुच काम कर गई। इसके लिए बस पत्थरों की दीवारें खड़ी करके खरगोश के भागने के सारे रास्ते बंद करने पड़े ताकि वो सीधे हिबिकी की तरफ ही आए। हालांकि इसका एक मतलब यह भी था कि खरगोश ने हिबिकी को पूरी तरह से बेजान और बेअसर समझ लिया था। तभी एक आवाज हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल का लेवल बढ़ गया है। यह सुनकर हिबिकी थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि खरगोश को तो अमेलिया ने मारा था। अमेलिया उसे समझाती है कि इस पूरी घटना के दौरान हिबिकी लगातार अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता रहा और यहां तक कि उसने खुद को खरगोश के लिए बैट के तौर पर भी पेश किया। इसलिए उसका स्तर बढ़ना बिल्कुल सही था, क्योंकि इस पूरी सफलता में उसने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। इस बीच स्वर्ग में जिस देवता ने हिबिकी को यहां लाया था वह अब तक उसके प्रदर्शन से खुश है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि ये अभी भी सिर्फ ट्यूटोरियल है, यानी हिबिकी के सामने अभी भी एक बहुत लंबा सफर बाकी है। फिर सेने एडवेंचर गिल्ड की ओर मुड़ता है, जहां ईवाल नाम की एक लड़की ने अभी अभी एक एडवेंचरर के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की ओर इशारा करती है, लेकिन ईवाल उसे बताती है कि उसका पहला क्वेस्ट पहले से ही तय है। वह किसी बहुत ही खास चीज की तलाश में जाने वाली है। इस बीच हिबिकी और एमेलिया रेल शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही एमेलिया हिबिकी के ऊपर एक लॉक डाल देती है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा अलग दिख रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि उन कपड़ों की वजह से लोगों का ध्यान बेवजह उनकी तरफ जाए। उसे लगता है कि क्रिस्टल रैबिट का सींग बेचने और पैसे मिलने के बाद हिबिकी अपने लिए कुछ ठीक ठाक कपड़े खरीद पाएगा। उसका अंदाजा है कि उन्हें लगभग 200 सोने के सिक्के मिल जाएंगे, जो कुछ आर्मर और नए हथियार खरीदने के लिए भी काफी होंगे। इसके अलावा हिबिकी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एक सोने के सिक्के की असल कीमत कितनी होती है, इसलिए वह जल्दी से अपना स्टेटस चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक सोने का सिक्का लगभग 10,000 येन के बराबर होता है। यह जानकर वह सचमुच हैरान रह जाता है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम थी। एमेलिया हिबिकी की तरफ चिंता भरी नजरों से देखती है और उससे कहती है कि जब तक वे शहर में हैं, उसे इस तरह अनजान या नासमझ बनकर घूमना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिबिकी जैसे किसी भी सीधे सादे इंसान का फायदा उठाने में जरा भी देर नहीं करे। लेकिन एमेलिया को इस तरह बात करते हुए सुनकर हिबिकी को इस बात का और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका सचमुच कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद एमिली हिबिकी को एडवेंचरर गिल्ड ले जाती है। वहां मौजूद एडवेंचरर उन दोनों को एक नजर देखते ही यह मान लेते हैं कि एमिली ने शायद बच्चों की देखभाल करने का कोई काम पकड़ लिया है। एमिली उन्हें बताती है कि भले ही यह देखने में ऐसा लग रहा हो, लेकिन असल में हिबिकी एक एडल्ट है और एक रूकी भी है। उस एडवेंचर ग्रुप का लीडर बाकी सभी लोगों से कहता है कि वे इस नए लड़के को बेवजह परेशान करना बंद करें, और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद एमेलिया हिबिकी को बताती है कि उनके ग्रुप का नाम सिल्वर बैनर है। फिर वे रिसेप्शनिस्ट जूलियस के पास जाते हैं। एमिली उसे बताती है कि उनके पास बेचने के लिए एक चीज है और उससे गुजारिश करती है कि वह उनके लिए एक कमरा तैयार करवा दे। इस बीच हिबिकी जूलियस के बिल्ली जैसे कानों को घूरना बंद नहीं करवाता। वह पूरी तरह से हैरान और आकर्षित होकर यह समझ जाता है कि जूलियस जरूर किसी बीस्ट फॉक जानवर जैसी प्रजाति से ताल्लुक रखती हो। इसके बाद वे सभी गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और जैसे ही हिबिकी की नजर गिल्ड मास्टर पर पड़ती है, वह उस आदमी के जबरदस्त डील डॉल और मजबूत शरीर को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाता है। फिर गिल्ड मास्टर बड़े ही नाट्य अंदाज में अपनी शर्ट को फाड़कर अलग कर देता है और अपना परिचय डिलियर्ड के रूप में देता है। हिबिकी को डिलियर्ड की मसल्स की तारीफ करते और उन्हें देखकर उत्साहित होते हुए देख एमिली का सब्र धीरे धीरे जवाब देने लगा है। तो वह उन दोनों पर बर्फीले ठंडे पानी की एक तेज बौछार करती है, जिससे वे तुरंत होश में आ जाते हैं। इसके बाद वे सब बैठ जाते हैं और जूल औपचारिक रूप से अपना परिचय रिसेप्शनिस्ट और वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर देती है। इसके बाद वह एमेलिया से पूछती है कि वह क्या बेचना चाहती है। एमेलिया उस क्रिस्टल हॉर्न को उनके सामने रख देती है और डिलियर्ड साफ तौर पर उससे प्रभावित होता है और यह बताता है कि यह 3 साल पहले वाले हॉर्न से भी ज्यादा बड़ा है। कुछ देर सोचने के बाद वह 400 सोने के सिक्कों का प्रस्ताव रखता है। हिबिकी ये सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह उस रकम से दोगुनी है जिसकी एमिली ने शुरू में उम्मीद की। लेकिन उसे पूरी तरह से हैरान करते हुए एमेलिया कहती है कि वह 800 सोने के सिक्कों से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। उसका तर्क यह है कि जो हॉर्न उन्होंने 3 साल पहले बेचा था वह 200 सोने के सिक्कों में बिका था और यह वाला आकार में उससे 3 गुना बड़ा है। वे दोनों कुछ देर तक कीमत को लेकर मोल भाव करते रहते हैं, जब तक कि डिलियर्ड अनिच्छा से 700 सोने के सिक्कों पर सहमत नहीं हो जाता, जिससे एमिली खुश हो जाती है। लेकिन जूल अचानक अपनी जगह
जगह से हिलती है और एक डरावना अंदाज अपनाते हुए शांति से डिलार्ड को याद दिलाती है कि जिस कीमत पर वह सहमत हुआ है वह उनके बजट से कहीं ज्यादा है, इसलिए वह बस उस अतिरिक्त रकम को सीधे उसकी तनख्वाह से काट लेगी। डिलियर्ड इस बात से जरा भी खुश नहीं दिखा। बाद में हिबिकी गिल्ड में अकेला बैठा होता है, तभी उसका स्टेटस सपोर्ट उसे बताता है कि उसके ट्यूटोरियल स्किल ने लेवल अप होने की शर्तें पूरी कर ली। हिबिकी को अभी भी ठीक से समझ नहीं आया है कि यह ट्यूटोरियल आखिर है क्या, इसलिए उसका स्टेटस सपोर्ट उसकी परिभाषा दिखा रहा है और समझाता है कि यह एक ऐसा स्किल है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनके जीवित रहने की संभावनाएं बहुत कम होती है। यह उन्हें ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने में मदद करता है ताकि वे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए जरूरी ज्ञान और स्किल सीख सके। सुनकर हिबिकी को एहसास होता है कि वह यहाँ तक सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही पहुंच पाया है और वह मन ही मन उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो जवाब में कहती है कि उसे उसका शुक्रिया पसंद है। हिबिकी को लगता है कि वह शायद बस कल्पना कर रहा है, लेकिन वह गॉड उसके मन के जरिए उससे बात करना जारी रखता है और उसे बताता है कि वही उसे इस दुनिया में लेकर आया था। हिबिकी यह जानकर हैरान रह जाता है कि वह सचमुच इस तरह सीधे उनसे बातचीत कर सका है और भगवान उसे बताते हैं कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वह हर समय कर सके और यह बस कभी कभार ही होता है। वह हिबिकी से कहते हैं कि यहाँ से आगे सब कुछ पूरी तरह से उसके अपने हाथों में है कि वह कैसे जीना चुनता है और कैसे खुद को जिंदा रख पाता है। और ये कहने के बाद वह उसे अलविदा कह देते हैं, लेकिन हिबिकी सवालों की एक लंबी फहरिस्त के साथ उन्हें पुकारता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेटस सपोर्ट उसे बताता है कि अब जब उसका लेवल बढ़ गया है तो गाइड द्वारा दी जा रही मदद खत्म होने वाली है। वह एक पल के लिए सोचता है कि इस गाइड का क्या मतलब है। तभी एमिली चलकर उसके पास आती है और उसे आवाज देती है। ठीक उसी समय मीटर एमिली के पास आ रहा है और उसे एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे अभी अभी एक खास रिक्वेस्ट मिली है। चिट्ठी पढ़ने के बाद एमेलिया हिबिकी की तरफ मुड़ती है और उससे माफी मांगती है। वह उसे बताती है कि उसे तुरंत शहर छोड़कर जाना होगा और इस बार भी वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी क्योंकि यह रिक्वेस्ट सीधे उसके अपने शहर से आई है और वह इसे मना नहीं कर सकी। यह सुनकर हिबिकी को एहसास होता है कि एमेलिया ही वह गाइड थी। इस बीच इवॉल एक डंजन के काफी अंदर है और अभी भी उस चीज की तलाश कर रही है जिसका पीछा वह लंबे समय से कर रही है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है। अचानक उसे एहसास होता है कि वह चीज कहाँ हो सकी है और वह तुरंत उस तरफ मुड़कर चल पड़ती है। उसी समय एमेलिया मन ही मन इस बात को लेकर परेशान हो रही होती है कि क्या हिबिकी अकेले ठीक रहेगा। इस पर हिबिकी उससे कहता है कि वह चिंता न करे क्योंकि असल में उसने एक एडवेंचरर बनने का प्लान बनाया है। उसे पता चला है कि जो लोग लड़ाई झगड़े वाले काम नहीं करते उनके लिए भी कई तरह के क्वेस्ट उपलब्ध हैं और वह इस विचार को लेकर सचमुच बहुत उत्साहित है। हिबिकी ये भी मानता है कि एमेलिया ने अब तक उसके लिए बहुत कुछ किया है और वह अब एमेलिया पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता जितना वह पहले ही बन चुका है। जब आखिरकार उनके अलग होने का समय आता है तो एमेलिया हिबिकी से कहती है कि वह उसी सराय में रुक सकता है जहाँ वह खुद रुकी हुई थी। फिर वह हिबिकी के हाथों में एक नक्शा थमाकर वहां से चली जाती है। जाने से ठीक पहले हिबिकी कहता है कि वह एमेलिया को उसका क्लॉक वापस देना चाहता है, लेकिन एमेलिया उससे कहती है कि वह इस बारे में चिंता न करे और इसे बस एक विदाई का तोहफा मान ले। लेकिन हिबिकी उससे कहता है कि शायद इस समय उसे उस चोगे की जरूरत हिबिकी से ज्यादा है क्योंकि उसकी कमीज का एक बटन अभी अभी टूट कर गिर गया है। शर्म के मारे एमिली का चेहरा लाल हो जाता है और वह तेजी से वहां से भाग निकलती है। भागते हुए वह सीधे इवॉल से टकरा जाती है और उससे टकराने के लिए माफी मांगने के लिए रुकती है। जब पास में मौजूद एक नाइट उससे पूछता है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है तो वह जवाब देती है कि उसे अचानक मिले एक संदेश के कारण तुरंत अपने घर वापस जाना है। एमेलिया इवल को उठने में मदद करती है और इवल उससे पूछती है कि क्या उसका होम टाउन एल्फ काउंटी यानी किंगडम ऑफ फेयर है। जब एमिली इस बात की पुष्टि करती है तो इवल उसे बताती है कि यह कितना बड़ा संयोग है क्योंकि वह भी ठीक उसी जगह जा रही है। इस बीच जब से एमिली गई है हिबिकी ने अपना ज्यादातर समय सोने में बिताया है। वह अपना फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और उससे अभी तक अपने पुराने संसार में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिला है। इसके अलावा अपनी पिछली बातचीत के बाद से भगवान ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की है, इसलिए वह सचमुच यह सोचने लगा है कि उसे इस संसार में आखिर क्यों लाया गया। फिर अचानक तानिया वह महिला जो सराय चलाती है उसके कमरे में आती है और उसे बताती है कि वह उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि वह आज नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए नीचे नहीं आया था। हिबिकी उसे बताता है कि वह ठीक है और यह सुनकर उसे राहत मिलती है। वह उसे यह भी बताती है कि रात का खाना जल्द ही तैयार होने वाला है और हिबिकी उससे कहता है कि वह अभी नीचे आ जाएगा। उसके जाने के बाद हिबिकी को दबाव महसूस होने लगा क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हैं वे सींग बेचकर मिले, जिसका मतलब है कि उसे जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़े। लेकिन अपने स्टेट्स को देखते हुए वह सोचने लगा है कि वह आखिर किस काम आ पाएगा। उसका स्टेटस सपोर्ट उसके सामने उसके स्टैट्स दिखा रहा है और वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए स्टेटस उसे अकेले लड़ाई झगड़े से दूर रहने की सलाह देता है। हालांकि ये भी बताता है कि उसने कुछ तकनीकी स्किल सीख ली है जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल बुक शामिल है। हिबिकी को लगा है कि मेडिकल बुक वाला स्किल दिलचस्प है, इसलिए स्टेटस उसे समझाता है कि वह किताब के पन्ने पढ़कर उससे ज्ञान हासिल कर सकता है। यह उसे यह भी सलाह देता है कि अगर वह उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है तो उसे हर एक पन्ना पढ़ना होगा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि एक बार पढ़ना शुरू करने के बाद वह बीच में रुक नहीं सकता। हिबिकी शुरू में इस शर्त से थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर भी इसे मानने का फैसला करता है।
मेडिकल बुक पढ़ना शुरू होता है और अचानक हिबिकी के दिमाग में एक साथ ढेर सारा ज्ञान उमड़ने लगा है, जिससे वह पूरी तरह से हका बका रह जाता है। इस बीच ईवल और एमिली एल्फ काउंटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है और एमिली ईवल को बताती है कि वह हिबिकी के बारे में सोचना और इस बात की चिंता करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रही है कि क्या वह ठीक रहेगा। ईवल को लगता है कि इसका मतलब है कि एमिली के मन में हिबिकी के लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन एमिली तुरंत ही इस बात को खारिज कर देती है और कहती है कि वह तो हिबिकी से अभी अभी मिली है और वह उससे लगभग 40 साल छोटा है। ठीक उसी समय आगे खड़ी एक नौकरानी एमिली को आवाज देती है और जैसे ही एमिली उसे देखती है वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। एमिली ईवल को बताती है कि यह स्टालिया है जो उनकी मुख्य नौकरानी है। फिर एमिली स्टालिया का परिचय करवाती है। यह देखकर ईवल बहुत उत्साहित हो जाती है और एमिली से कहती है कि वह स्टालिया के साथ मिलकर एक पार्टी बना ले। अपनी पहली पार्टी रिक्वेस्ट सुनकर एमिली का चेहरा खुशी से खिल उठा है, लेकिन स्टालिया को यह बात सुनकर जरा भी खुशी नहीं हुई। कुछ दिनों बाद हिबिकी आखिरकार मेडिकल किताब से सारा ज्ञान सोखना पूरा कर लेता है। हालांकि वह पूरी तरह से थका हुआ लग रहा है। उसे याद आता है कि उसे अभी भी खरीदारी के लिए जाना है, इसलिए वह कुछ कवच लेने के लिए शस्त्रागार की ओर जाता है। काम खत्म करके और बाहर कदम रखते हुए वह एक पल रुककर यह सोचता है कि मेडिकल किताब से वह सारा ज्ञान सोखना कितना ज्यादा मुश्किल था। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में स्किल सीखना आम तौर पर कोई आसान काम नहीं है और अलग अलग स्किल्स को सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अगर उसके पास उसका स्टेटस सपोर्ट न होता तो वह कितना ज्यादा भटक गया होता। इसलिए वह तय करता है कि वह उसे सिर्फ स्टेटस कहकर नहीं बुला सकता और इसके बजाय उसे सपो नाम देता है, क्योंकि यह बोलना ज्यादा आसान है। जब वह काम की तलाश में गिल्ड पहुंचता है तो एक बुरी तरह घायल एडवेंचरर को अंदर लाया जाता है और जब हिबिकी उसे ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिससे वह कुछ दिन पहले टकराया था। उसका साथी घबराकर चिल्लाता है कि उसे एक सिल्वर रूबी वुल्फ ने हमला करके घायल कर दिया है और उसे पूरा यकीन है कि डायलर उसका खून बहना रोक पाएगा। लेकिन तभी वह लड़खड़ाता है और वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे घायल आदमी के पैर से फिर से जोर से खून बहने लगा है। जूलियस उन्हें बताता है कि डिलियर्ड इस समय शहर में नहीं है, लेकिन वे उस पर किसी दूसरे तरह के हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। उसके साथियों को नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वे पहले ही वह सब कुछ आजमा चुके हैं जो उनके दिमाग में आया था। हिबिकी हालात का जायजा लेता है और सोचता है कि खून बहना तुरंत रोकना होगा। वह तय करता है कि चूंकि उसने मेडिकल किताब से वह सारा ज्ञान सोख लिया है, इसलिए वह यहाँ कुछ न कुछ जरूर करवाएगा। इसलिए वह उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि उसे घायल आदमी को देखने दे, क्योंकि उसके पास मेडिकल स्किल है। सापो जल्दी से उसकी जांच करती है और अंदाजा लगाती है कि उस आदमी के पास अब सिर्फ 5 मिनट की जिंदगी बची है। उसे डीरी पॉइजन का संक्रमण हो गया है और उसने अपने 2 अंग खो दिए हैं। इसका मतलब है कि उसके इलाज के लिए हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। हिबिकी को लगता है कि यह काफी सीधा साधा काम होगा, लेकिन उसे तुरंत एक दिक्कत का सामना करना पड़ा है। पूरे इलाज के लिए 650 माना पॉइंट्स की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ 56 है। हिबिकी को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि इलाज करने का तरीका जानने का कोई मतलब नहीं है अगर उसके पास उसे पूरा करने के लिए जरूरी माना ही ना। इसलिए वह बहुत गहराई से सोचने लगा है कि वह असल में यहाँ क्या कर सकता है। तब सापो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। इसके जरिए उसके आसपास मौजूद लोग एक समझौता कर सके और अपने माना पॉइंट्स सीधे हिबिकी को ट्रांसफर कर सके, ताकि उसके पास इलाज करने के लिए काफी माना जमा हो जाए। आसपास मौजूद सभी लोग बिना एक पल भी हिचकिचाए इस समझौते के लिए राजी हो जाते हैं और अपने माना पॉइंट्स हिबिकी की तरफ भेजने लगे। जब उसके पास काफी माना जमा हो जाता है तो वह सबसे पहले हाइपर क्योर का इस्तेमाल करके उस आदमी के शरीर से जहर को पूरी तरह बाहर निकाल देता है और फिर उसके बाद परफेक्ट हील का इस्तेमाल करता है, जिससे नीले रंग की एक तेज रोशनी निकलती है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो वह एडवेंचरर वहां लेटा होता है और उसके दोनों हाथ पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। हिबिकी को राहत मिलती है कि वह ये काम करवाया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। अपने सपनों में वह अपनी पुरानी दोस्त अमाइन को देखा है, जो उसे समझा रही होती है कि अकेले ही कोई काम करना और दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कितनी बड़ी बेवकूफी है, खासकर तब जब इसके पीछे कोई साफ मकसद या इनाम भी ना हो। वह हिबिकी से कहती है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर बार कोई न कोई वहां मौजूद होगा जो आकर उसे बचा सके। उसे अब और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उसी पल हिबिकी अचानक से नींद से जाग जाता है, जबकि सैपो बताता है कि उसके स्किल्स और लेवल्स कितने बढ़ गए हैं। जूलियस उसके पास आती है और पहले उस आदमी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है और बताती है कि वह असल में उसका छोटा भाई जेड है। हिबिकी ये सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जेड इंसान है और जूलियस नहीं। तो जूलियस बस इतना समझाती है कि उन दोनों की माएं अलग अलग है। इस बात को छोड़कर हिबिकी जूलियस से कहता है कि वह उसे धन्यवाद न दे, क्योंकि वह यह सब तभी कर पाया जब उसके आसपास मौजूद सभी लोगों ने उसे अपने माना पॉइंट्स दिए। जूलियस इस बात को मानती है, लेकिन यह भी कहती है कि अगर हिबिकी वहां नहीं होता तो जेड पक्का मर गया होता। इसलिए वह पूरी ईमानदारी से हिबिकी से अपना आभार स्वीकार करने को कहती है। ये बात तय होने के बाद जूलियस हिबिकी से कहती है कि उसने इस पूरी घटना पर चुप्पी साधने का आदेश दे दिया है, क्योंकि हिबिकी का हाइपर क्योर और परफेक्ट हील दोनों का इस्तेमाल करवाना एक ऐसी बात है जिसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं गया, और अगर यह बात बाहर फैल गई तो यह लगभग तय है कि कोई न कोई अपने फायदे के लिए हिबिकी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे। इसी वजह से जूलियस हिबिकी को सलाह देती है कि वह किसी पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचे, क्योंकि दूसरे लड़ाकों के साथ रहना उसके लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। हिबिकी थोड़ी देर इस बारे में सोचता है, लेकिन पूरी तरह से राजी नहीं होता। इसकी एक वजह यह भी है कि उसे पक्का नहीं पता कि वह इस शहर में और कितने समय तक रहेगा, और वह अपनी इस तरह की परेशानी किसी और के सिर नहीं डालना चाहता। वह इस बात से इनकार
विचार नहीं करता कि अगर कोई उसका साथ देने वाला हो तो यह अच्छी बात होगी, लेकिन उसे शक है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं, क्योंकि वह खुद कोई लड़ाका नहीं है। तब जूलिस उसे बताती है कि उसके पास एक और विकल्प भी मौजूद है और वह यह है कि वह बस अपने लिए एक बॉडीगार्ड रख ले। इसके बाद सीन बदल जाता है और एक वोल्फ मैन जेल की कोठरी में एक छोटी बच्ची के पास बैठा हुआ दिखाई देता है। वह ऐलान करता है कि जो कोई भी उस बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा वह उसे चीर फाड़ कर रखेगा। यह था दूसरा एपिसोड। अगला हिस्सा देखने से न चूकने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो यहाँ देखें।